सबसे पहले बात आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी की, जहां करोड़ों हिंदू भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों के साथ सबसे बड़ा छल किया गया है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट यानी कि जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की पुष्टि हो गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट से यह पता चला कि तिरुपति मंदिर के प्रसादम को बनाने के लिए मछली के तेल, बीफ और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। रेड्डी ने एक थूक जिहादियों की तरह चर्बी जिहाद करके और हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। मेरी प्रार्थना है चंद्रबाबू नायडू जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से, कि जिस प्रकार से आपने एक्सपोज किया, तत्काल ये कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है और हमारी प्रार्थना है आपसे कि तत्काल जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया जाए और उनको सलाखों के अंदर डाला जाए। उन्होंने पूरे हिंदू समाज के करोड़ों हमारे सनातन धर्मियों की आस्था को ठेस पहुंचाया है। और नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला, सीबीआई ने दूसरा आरोप पत्र दाखिल किया है। 6 आरोपियों के खिलाफ दूसरा आरोप पत्र दाखिल किया गया है। डॉक्टर एहसानुल हक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। हजारीबाग के सिटी कोऑर्डिनेटर थे एहसानुल हक और इसके अलावा बलदेव कुमार उर्फ चिंटू, सनी कुमार, मोहम्मद इम्तियाज आलम, जमालुद्दीन उर्फ जमाल और अमन कुमार सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। और आपको बताएं कि सीबीआई ने इससे पहले 1 अगस्त को 13 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दायर किया था। तो नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ यह मामला और आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। सीबीआई ने दूसरा आरोप पत्र दाखिल किया है और इसके पीछे जो नाम है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि हजारीबाग के सिटी कोऑर्डिनेटर एहसानुल हक के अलावा बलदेव कुमार चिंटू, सनी कुमार, मोहम्मद इम्तियाज आलम, जमालुद्दीन उर्फ जमाल और अमन कुमार सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। और सीबीआई ने इससे पहले 1 अगस्त को 13 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दायर किया था। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दूसरा आरोप पत्र भी दायर कर दिया गया है। 13 ऐसे आरोपी हैं जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और सीबीआई ने दूसरा आरोप पत्र दाखिल किया है। तो लगातार इस पूरे मामले में सीबीआई ने अपनी दबिश बना रखी है और ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला, 6 आरोपियों के खिलाफ दूसरा आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इससे पहले 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। और अब बात महाराष्ट्र के अकोला में हुई पत्थरबाजी की, जहां पर महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी से बड़ा बवाल हुआ। महाराष्ट्र के अकोला में और पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के दौरान पत्थरबाजी के बाद बीजेपी के नीतीश राणे ने एक विवादास्पद बयान दे दिया। नीतीश राणे ने महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में गणेश विसर्जन पर हो रहे पथराव पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस को छुट्टी पर भेजने की चुनौती दे डाली। तो महाराष्ट्र के नंदुबार में गुरुवार को हुई हिंसा के बाद आज माहौल शांत है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। गुरुवार को ईद ए मिलाद के जुलूस के दौरान हुई पत्थरबाजी में करीब 26 लोग घायल हुए थे, जिनमें 10 पुलिस वाले भी थे। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह की अफवाह पर लोग ध्यान न दें। नंदुबार में हुई हिंसा के बाद नासिक ग्रामीण और धुले से पुलिस फोर्स को नंदुबार में भेजा गया और एसआरपीएफ ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। आपको बताएं कि गुरुवार को ईद ए मिलाद के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी के बाद जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ था, जिसमें 2 गुट में पत्थरबाजी हुई थी। हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ उपद्रवियों ने 10 से 12 घरों में आग लगा दी थी। साथ ही वहां मौजूद पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला किया था। महाराष्ट्र के वर्धा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। पीएम मोदी ने इस दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेश में जाकर उन्होंने देश का अपमान किया है। देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की और इस दौरान पीड़ित परिवारों ने गृह मंत्री से न्याय और पुनर्वास की मांग की। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नक्सलवाद ही हिंसा के शिकार ये लोग अपने मानव अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इनकी पीड़ा देख मन अत्यंत व्यथित है। गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ितों से मुलाकात के बाद ऐलान किया कि अगले 1 साल में नक्सल समस्या का खात्मा हो जाएगा। समिति के प्रयोजन से मेरे घर पर पधारे हुए
बक्सर के नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र के सभी पीड़ित भाइयों बहनों और बच्चों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अनेक महानुभाव मेरे घर पर आए हैं, मगर मैं हृदय की गहराइयों से बताना चाहता हूं कि मेरे घर पर आज जो आप लोग पधारे हो, इससे बड़ा कोई मेहमान आ नहीं सकता, इससे बड़ा कोई व्यक्ति मेरे घर पर आ नहीं। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब सीबीआई की चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। फाइनल चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी। तो सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को दी मंजूरी वाली कॉपी भी जमा कर दी है। इस मामले में अन्य आरोपियों पर भी गाज गिरेगी। नौकरी के बदले जमीन के मामले में 30 से ज्यादा अन्य आरोपी हैं और इनके लिए अभियोजन की मंजूरी का इंतजार अब भी बाकी है। सीबीआई ने अन्य आरोपियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए 15 दिन और मांगे हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि अन्य आरोपियों के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद पर केस चलाने की गृह मंत्रालय की मंजूरी पर बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह ने प्रतिक्रिया दी। सुमित सिंह ने कहा कि ये राजनीतिक विद्वेष का मामला नहीं है, ये कानूनी प्रक्रिया है। जांच में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आरोप है तो जांच होने देना चाहिए। अगर आप सही हैं तो जांच होने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जाता है ये सब एक जो होता है राजनीतिक पॉलिटिकल ये होता है, तो इसमें हम लोगों का कोई ये नहीं है। अगर उस तरह उनका कोई मामला है तो जांच में क्या ये है प्रॉब्लम है, जांच होने दिया जाए। अगर हमारे ऊपर कोई अगर आरोप लगता है और उस पर अगर जांच किया जाता है और हम निर्दोष हैं तो बेशक जांच किया जाए। हमारे ऊपर भी आरोप लगे हैं कई तरह के, मैं तो कभी नहीं घबराया उन आरोपों से। और बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दरभंगा एम्स को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि दरभंगा एम्स का काम जो अधर में लटका हुआ था वो जमीन अब मिल गई है। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। दरभंगा एम्स के लिए आईआईटी दिल्ली को तकनीकी सहायता के लिए भी कहा गया है। सारी जगह देख ली, जमीन वही है, इसीलिए उसी जमीन पर बनना और कोई है नहीं। वी कांट वेस्ट मनी, वी हैव टू सी टू इट। इसीलिए मैंने कहा वो 1200 करोड़ रुपए का है, उसकी एनहांसमेंट भी होगी, लेकिन वो लो लाइन एरिया है। लेकिन सारा दरभंगा ही लो लाइन एरिया है, आपके शहर में भी पानी आता है। तो हम आईआईटी दिल्ली को हम लोगों ने इंगेज किया है कि द टेक्नोलॉजी शुड बी सच वेयर वी डेवलप द बिल्डिंग, जिसमें वो ऊंचाई पर जा करके बिहार सरकार ने उसको भरने के लिए भी सहमति दी है। लेकिन हम नई टेक्नोलॉजी के तहत उस जगह का भी यूटिलाइजेशन कर लें और भर करके उसको बर्बाद न करें, उसका भी हम यूटिलाइजेशन करें और हम बिल्डिंग्स को पानी के रीच से बाहर करें। इस बात को तैयार करने में लगे। इसी में टाइम लगा। पहले आप शहर के लिए लगे रहे, फिर मैंने कहा कि हमको खुली जगह चाहिए, ग्रीन फील्ड चाहिए, हमको नई जगह चाहिए। तो कुल मिलाकर के जगह वही है, मैं दिखाया हूँ और वहीं बनना है। कोलकाता कांड के बाद से धरना प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने काम पर वापस लौटने का ऐलान किया। हालांकि डॉक्टर सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही काम करेंगे। उन्होंने हड़ताल को आंशिक रूप से खत्म करने का ऐलान किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के विरोध में 9 अगस्त के बाद से जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ममता सरकार लगातार इनसे काम पर वापस लौटने की मांग कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टरों को वापस काम पर लौटने को कहा था, जिसके बाद जूनियर डॉक्टरों ने शनिवार से सभी डॉक्टर काम पर अब लौटेंगे। पूरे 41 दिनों के बाद डॉक्टर आवश्यक सेवाओं में अब लौटने वाले हैं। ये धरना मंच जो यहाँ पर बना हुआ है, इसको हम लोग खत्म करेंगे या उठाएंगे और यहाँ से एक रैली कर हम लोग सीजीओ कॉम्प्लेक्स सीबीआई के पास जाएंगे। हमारा ये अनुरोध है सीबीआई को, हम लोग ये डिमांड रखेंगे कि जल्द से जल्द और भी इन्वेस्टिगेशन जो पूरा करना है वो जल्द से जल्द हो, ताकि अभया को न्याय जल्द से जल्द मिले।
और अब बात पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की मनमानी से परेशानी की। झारखंड के मैथन और पंचेत डैम से पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गई हैं। नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने झारखंड से आने वाली गाड़ियों की पश्चिम बंगाल में एंट्री पर 3 दिन के लिए रोक लगा दी। धनबाद आसनसोल की सीमा पर मैथन चेक पोस्ट के पास NH2 पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। तो बॉर्डर पर रोके गए ट्रक चालकों ने कहा कि अचानक से झारखंड से आने वाले वाहनों को बंगाल में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा, जिससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलते ही डीसी के आदेश पर निरसा बीडीओ और मैथन ओपी मौके पर पहुंचे। गाड़ियों को रोकने पर बीडीओ ने भी नाराजगी जाहिर की। बता दें कि डैम का पानी छोड़ने से बंगाल में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बंगाल सरकार का कहना है कि बाढ़ का पानी सड़क पर आ चुका है और कोई हादसा ना हो इस वजह से ट्रकों को आने से रोका गया है। कल से क्या गाड़ी में कोरियर क्या बोल रहा है यहाँ पर बात किए तो? ये बोल रहा बोल बंद है 3 दिन के लिए। कुरियर डिलीवरी टाइम तो नहीं हो रहा है। अब क्या करें, राशन पानी ले जा रहे बना खाएंगे और क्या करें बताओ। क्या गाड़ी में क्या लोग है? जी हमारी गाड़ी के अंदर एप्पल लोड है जो कटवा मंडी है वहाँ पर लेकर जाएंगे। और हमने ये गाड़ी पंजाब से मलेरकोटा से लोड की थी, जिसके चलते गाड़ी का कच्चा माल होता है जो गाड़ी रुकी नहीं जाती। और गिरिडीह से बड़ी खबर है। उत्पाद सिपाही बहाली मामले में एक और अभ्यर्थी की मौत हो गई है। दौड़ पूरा करने के बाद ये मौत हुई। ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान विरांची राय के रूप में हुई है। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था। परिजनों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। एक लड़का तो दौड़ते दौड़ते एक्सपायर कर गया जो अभी राजधनवर का है, और 2-3 ऐसे हैं जिसके पास मतलब कि सांस फूल रही है। लेकिन सदर हॉस्पिटल जो है एक तरह से टोटल कितने लोग आए हैं? अभी एक तो मौत हुई दौड़ के, और दूसरा जो है वो 2 ऐसे लोग आए जो हफ्ते में आए और उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया। यहाँ फैन नहीं है, ऑक्सीजन की जो सुविधा है वो 0 है, एक स्ट्रक्चर है। अब बताइए इतना बड़ा सदर हॉस्पिटल में एक है, मान लीजिए एक साथ 4 पेशेंट आ जाता है तो एक वेट करेंगे, मतलब कि वो मौत का इंतजार करेंगे। आईपीएस शिवदीप लांडे ने इस्तीफे के बाद चल रही अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट के जरिए कहा कि राजनीतिक पार्टी या विचारधारा से जुड़ने का उनका कहीं कोई भी प्लान नहीं है। उन्होंने अपना नाम किसी के साथ नहीं जोड़ने की अपील की। इस्तीफे के बाद मीडिया में उनकी जनसुराज से जुड़ने की चर्चाएं चल रही थी। उत्तर प्रदेश के शामली में गन्ना समिति का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया। समिति के अधिकारियों ने एक ही गांव के 54 किसानों को मृत घोषित कर दिया। मामले की पोल पट्टी तब खुली जब मृत घोषित किए गए किसान गन्ना सोसाइटी में पहुंच गए। जब मामला भारतीय किसान यूनियन तक पहुंचा तो यूनियन के पदाधिकारी भी समिति पहुंचे और जमकर हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के दौरान गन्ना समिति के कर्मचारियों समेत डीसीओ का घेराव किया और आरोप है कि समिति ने फर्जी गवाह भी तैयार किए हुए थे, जिन्होंने बाकायदा किसानों को मृत घोषित करने के लिए हस्ताक्षर भी किए हैं। वहीं इस मामले में जिला गन्ना अधिकारी शामली ने बताया कि जो भी त्रुटियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में एक बाइक और एसयूवी के बीच हुई जबरदस्त टक्कर का खौफनाक वीडियो अब सामने आ चुका है। ये वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी। इस हादसे में हाई स्पीड से बाइक चला रहे अक्षत गर्ग नाम के युवक की मौत हो गई थी। मृतक अक्षत गर्ग काफी तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था, तभी गलत साइड से आ रही गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही अक्षत बाइक से उछलकर गाड़ी के पीछे सड़क पर दूर जा गिरा था। एम्बुलेंस के जल्दी पहुंचने के बावजूद अक्षत गर्ग को बचाया नहीं जा सका। खबर यूपी के आगरा से, जहां ताजमहल आने वाले पर्यटकों पर हॉकरों गैंग जो यहां पर हॉकर के तौर पर काम करते हैं वो एक्टिव नजर आए। ताजमहल के गेट के पास और गोल्फ कोर्ट गाड़ी के पास हॉकर पर्यटकों को अपना निशाना बनाते हुए नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। ये वीडियो ताजमहल के पूर्वी गेट का बताया जा रहा है। आरोप के मुताबिक शिल्पग्राम पार्किंग से लेकर ताजमहल के गेट तक हॉकर सक्रिय हैं। आरोप है कि ये हॉकर सैलानियों को अपनी बातों में फंसाकर देसी और विदेशी पर्यटकों के साथ ठगी करते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद थाना पर्यटक और ताज सुरक्षा पुलिस अब जांच में जुटी है। अगली खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां के मछही गांव के रहने वाले एक युवक की पुणे में हत्या कर दी गई। गांव के ही पड़ोसी पर युवक की हत्या का आरोप लगा है।
हत्या के 2 आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुराने विवाद और पैसे के लेन देन में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं सुबह मृतक युवक के शव के गांव में आते ही गांव वालों में काफी गुस्सा देखने को मिला है। गुस्साए गांव वालों ने आरोपी के घर पर चढ़कर हंगामा किया और साथ ही आरोपी के दरवाजे पर ही लाश जलाने की मांग की। गांव वालों ने आरोपी के पिता को मारने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। हमारा बेटा पुणे में पहुँचल 16 दिन गेले कौन मार दिया तीनों भाई मिलकर। अभी जो डेड बॉडी आया ना, डेड बॉडी के लेकर लोग यहाँ पूरा हुजूम था। हुजूम में मान लीजिए कि उनके पिताजी घर में ही थे, लोग बहुत आक्रोशित थे। अभी किसी तरह का प्रिय घटना घटाने के लोग तत्पर थे, लेकिन सकरा थाना प्रभारी जी द्वारा तत्परता से समझा बुझा के उसको यहाँ से निकाल के सुरक्षित स्थान पर रखे और माहौल अभी। अब मुंबई में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को शायद गिरफ्तार किया गया है और उसी को लेकर के उनकी डेड बॉडी आई थी तो लोग यहाँ आक्रोशित हैं, उनके जो परिजन हैं वो आक्रोशित थे और बाकी अब माहौल शांत है। खबर सीवान से, जहां अवैध पिस्टल साफ करने के दौरान अचानक से गोली चल गई और गोली ऑटो चालक को लग गई। गोली लगने की वजह से ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के रामराज्य मोड़ की है। घटना में आरोपी कैफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। लगातार गिरफ्तार आरोपी से भी पूछताछ जारी है। खबर दानापुर से, जहां अवैध रूप से स्टैंप बनाने और सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार शख्स अथॉरिटी के आर्मी, अर्धसैनिक बल और सरकारी और प्राइवेट विभाग के स्टैंप बनाता था। मिलिट्री इंटेलिजेंस से लखनऊ की टीम और दानापुर थाना की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बताएं कि आरोपी पिछले 6 महीने से मिलिट्री इंटेलिजेंस के रडार पर था। गिरफ्तार शख्स के पास से 10 से ज्यादा आर्मी के स्टैंप और 100 से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट विभाग के स्टैंप्स बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी है। खबर भागलपुर से, जहां पर सुल्तानगंज थाना में पदस्थापित एक दारोगा का महिला के साथ बातचीत करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद पीड़ित महिला ने सिटी एसपी को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। महिला का आरोप है, मारपीट के मामले को लेकर लिखित शिकायत करने के लिए वो सुल्तानगंज थाने गई थी, जहां एसआई अभय कुमार सिंह ने न्याय दिलाने के नाम पर फोन नंबर लिया और फोन पर दोस्ती करने की बात कही।